गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। मैं धनवंती पालीवाल आपके सामने लेकर आई हूँ एक बार फिर से क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, अपन ने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था भूमंडलीकृत विश्व, यानी कि जो आधुनिक विश्व है ये धीरे धीरे कैसे रूपांतरित हुआ। सबसे प्राचीन समय इसका देखा जाए तो कैसा था, कैसी अर्थव्यवस्था थी, और वर्तमान समय में अगर इसने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, कितनी उन्नति कर ली है। तो देखिए, वर्तमान समय में बात की जाती है या फिर प्राचीन समय में बात की जाती है तो सबसे पहले पढ़ा था प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही है, यानी टेक्निकली कह सकते हो या क्या नए नए आविष्कार हुए हैं। जैसे देखिए 19वीं सदी में रेलवे, यानी जिसमें रेल की शुरुआत हुई, ट्रेन की शुरुआत हुई, जिससे क्या हो गया, व्यापार बढ़ गया, आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लग गई। दूसरा है टेलीग्राम में परिवर्तन। देखिए ये भी एक कह सकते हैं व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो रेलवे और टेलीग्राम यानी इंफॉर्मेशन, कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। कोई मतलब अर्जेंट कोई काम होता है, अर्जेंट कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है या इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे कि पहले प्राचीन समय में देखा जाता था तो लेटर, जिसको अपन कह सकते हैं पत्र, जो भेजे जाते थे वो कई कई महीनों के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। लेकिन टेलीग्राम के माध्यम से बहुत कम समय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूसरे स्थान पर जा सकती है किसी भी राष्ट्र में, पूरे विश्व में। तो अब देखिए तकनीकी विकास, प्रशिक्षित जहाजों पर खाद्य सामग्री को नष्ट होने से बचाने में सहायक, जैसे कि फ्रिज वाला जहाज। अब देखिए तकनीकी विकास, तकनीकी विकास में सबसे जो मुख्य आविष्कार मान सकते हैं फ्रिज का। कि पहले क्या होता था कि जो जानवरों को, यानी जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिंदा ले जाना होता था और वहां ले जाकर उनको उनका मांस बनाया जाता था। लेकिन फ्रिज की सहायता से उस फ्रिज में ही जानवरों को एक ही समय, जैसे ब्रिटेन में ही काट कर यूरोप निर्यात कर दिया जाता था या किसी अन्य राष्ट्र में निर्यात कर दिया जाता था। पहले सीधा जिंदा जानवरों को ले जाना पड़ता था, लेकिन जब फ्रिज का आविष्कार हो गया तो जानवर को काट कर, उसको मार कर, उसका मांस बनाकर फ्रिज के अंदर रख के एक फ्रिज वाला जहाज बनाया गया, जिसमें कई दिनों तक मांस खराब भी नहीं होता था। दूसरा है 19वीं शताब्दी में तेजी से परिवर्तन। अब देखिए 19वीं सदी में किस तरीके से तेजी से परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन में हमारे जो अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के आदान प्रदान बताए हैं कि जो परिवर्तन के समय कौन से 3 आदान प्रदान हुए, तब जाकर ये परिवर्तन हुआ। तो पहला आदान प्रदान है व्यापार का आदान प्रदान। जैसे कि व्यापार का आदान प्रदान कैसे, जैसे हमारे भारत में सूती कपड़ा बनता था, सूती वस्त्र बनाने के लिए जो कच्चा माल था वो हमारे भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी का था। तो इस तरीके से अगर हमारे देश से सूती कपड़ा ले जाया जाएगा तो हम उस देश में, जैसे चीन है, चीन में चाय का उत्पादन होता है, तो हम वहां से क्या निर्यात करेंगे, चाय। तो उस तरीके से व्यापार का आदान प्रदान, श्रम का आदान प्रदान और पूंजी का आदान प्रदान, ये 3 तरीके के आदान प्रदान आप ध्यान में रखना। अब है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अब देखिए ये तो अगर बात करें तो 19वीं सदी में तेजी से परिवर्तन तो हुआ, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था में कैसे उदय हुआ, यानी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंशियल या आर्थिक कंडीशन कह सकते हो, तो अर्थ उसका विकास कैसे हुआ। आर्थिक विकास 18वीं सदी में कोई भी देश कॉर्न लॉ के तहत खाद्य सामग्री का निर्यात नहीं करता था। एक तरह का कानून था, पूरा एक वैश्विक कानून कह सकते हो, जिसमें कोई भी राष्ट्र जो अपने देश का खाद्य सामग्री थी वो दूसरे देश को नहीं बेच सकती थी। तो इस कानून के तहत इसको नाम दिया गया कॉर्न लॉ कानून। ठीक है, इसके तहत खाद्य सामग्री का निर्यात नहीं होता था। अब कंडीशन ये हो जाती थी कि एक राष्ट्र जहां पर अधिक खाद्य सामग्री का उत्पादन होता है और एक राष्ट्र ऐसा जहां नहीं के बराबर खाद्य सामग्री का उत्पादन होता है। तो ऐसी स्थिति हो गई थी ब्रिटेन में। जब ये कानून लागू था तब ब्रिटेन में खाद्य सामग्री की कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन में कमी और खाने भोजन की मांग बढ़ गई। तो भोजन की मांग बढ़ने से ये जो कॉर्न लॉ कानून को हटाना पड़ा। क्यों कि जब जनसंख्या अधिक थी तो भोजन की आवश्यकता भी अधिक हुई, इसके लिए भोजन का क्या करना पड़ा, निर्यात करना पड़ा। तो इस कंडीशन में कॉर्न लॉ कानून को हटाया गया। ठीक है, अब देखिए 19वीं शताब्दी में आखिरी दशक में उपनिवेशवाद। अब देखिए 19वीं सदी के आखिरी दशक में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए।
उपनिवेशवाद यानी कि एक मजबूत देश का दूसरे कमजोर देश पर अधिकार, या एक देश ऐसा जो पूर्ण तरीके से समृद्ध है वो दूसरे देश पर अपना अधिकार जताता है, जिसको अपन कह सकते हैं उपनिवेशवाद। देखिए इसका सिंपल सा अर्थ है एक मजबूत देश का दूसरे देश पर अधिकार। जैसे अफ्रीका में यूरोप का शासन करना, जो यूरोपीय थे उन्होंने अफ्रीका में आकर अफ्रीका में आए और वहीं पर उन लोगों पर शासन किया। किसने? यूरोपियों ने। यानी कि यूरोप एक मजबूत देश था और अफ्रीका एक कमजोर कह सकते हो। या आर्थिक स्थिति से भी यूरोप मजबूत था और उन्होंने किस पर आकर अधिकार किया? अफ्रीका पर। जिस तरीके से अंग्रेज हमारे भारत में आए थे और हमारे भारत को क्या बना दिया? उपनिवेशवाद। अंग्रेजों ने भारत में आकर भारतीय लोगों पर ही अधिकार कर लिया, उसी तरीके से यूरोप ने अफ्रीका में जाकर वहां के लोगों पर शासन करना शुरू किया। अब देखिए अफ्रीका में लोग कैसे थे। अफ्रीका के लोग आत्मनिर्भर थे, यानी वे किसी का एहसान नहीं लेते थे, वे स्वयं आत्मनिर्भर थे, यानी खुद की भूमि पर खुद खेती करेंगे और खुद अनाज उगाएंगे और स्वयं का कार्य करते थे। लेकिन जो अमेरिका वाले लोग थे वो अफ्रीका वाले लोगों को मजदूर बनाना चाहते थे। उनको ये चाहते थे कि तुम हमारे अंडर में काम करो। लेकिन अफ्रीका के लोग आत्मनिर्भर थे और उनका एक ही कहना था कि हम काम तो करेंगे लेकिन बिना तनख्वाह के हम काम नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनकी स्वयं के कार्य व्यवसाय थे तो वो उसमें काम कर देंगे। तो उन्होंने पूरे यूरोपीय लोगों का पूरा बहिष्कार कर दिया। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई। कैसे? अब यूरोप के लोगों ने प्रयास किए अफ्रीका के लोगों को मजदूर बनाने के लिए। क्या प्रयास किए? देखिए जैसे उत्तराधिकारी कानून। ये कानून क्या था? जिसमें जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं तो जो पिता की संपत्ति थी वो चारों पुत्रों को ना मिलकर सिर्फ एक पुत्र को मिलेगी। तो ये कानून था कौन सा? उत्तराधिकारी कानून। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ। उत्तराधिकारी कानून में था कि जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं तो उन चारों पुत्रों को संपत्ति ना मिलकर उसका बंटवारा नहीं होगा, वो पूरी संपत्ति सिर्फ एक ही बेटे को मिलेगी। तो इस तरीके से यूरोप का एक प्रयास ये रहा। दूसरा, खुलेआम घूमने पर पाबंदी। अफ्रीका के लोगों पर उन्होंने पाबंदी क्या लगाई कि आप लोग खुलेआम नहीं घूम सकते हो। आपको जो भी अगर कहीं घूमने जाना है तो यूरोपीय लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखिए कहते हैं ना कि जो भाग्य साथ देता है तब भगवान भी उसके साथ देता है। तो बस ये कंडीशन हो गई यूरोप की। यूरोप का साथ उनके भाग्य ने भी दिया। कंडीशन बस अफ्रीका में रिंडरपेस्ट या जिसको मवेशी प्लेग कह सकते हैं, एक बीमारी फैल गई। एक्चुअली जो अफ्रीका के लोग थे ज्यादातर किसानी थे, जो जानवरों को पालते थे, उनका पालन पोषण करते थे। तो ये बीमारी हो गई रिंडरपेस्ट या जिसे मवेशी प्लेग कह सकते हैं। इसका क्या हुआ? ये इसके कारण अफ्रीका में 90% जानवर थे वो मर गए। ये बात है 1880 की। तो देखिए 1880 में इस बीमारी के कारण मवेशी प्लेग के कारण जो 90% तो जानवर हैं जो मर गए और शेष बचे हुए जो 10% थे वो भी मर गए। तो फाइनेंशियल कंडीशन ये हो गई कि अफ्रीका के लोग पूरी तरीके से यूरोपीय लोगों के अधीन हो गए। उनको मजबूर होकर यूरोपीय लोगों के सामने काम करना पड़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भारत में गिरमिटिया मजदूर। अब देखिए भारत में गिरमिटिया अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अभी गिरमिटिया क्या होता है? आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि गिरमिटिया क्या, यानी भारतीय श्रमिक जिनको जबरदस्ती से या बहला फुसला कर झूठ बोलकर जो विदेशी लोग थे, विदेशी राष्ट्र थे, वो भारत के लोगों को बाहर ले जाते थे श्रमिकों को और वहां उनसे अपने राष्ट्र के लिए काम कराते थे, जिन्हें अपन कह सकते हैं गिरमिटिया या अनुबंधित। या उनका फिक्स था कि ये कार्य नहीं पर इस जैसे किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है तो अगर वो ऋण नहीं चुका पाएगा तो उसके बदले में उसके बेटे को जो दूसरे राष्ट्र का शासक है वो अपने साथ मजदूर या श्रमिक बनाकर ले जाएगा, जिसको कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। अब देखिए 19वीं सदी में भारत और चीन से लोगों को ले जाया जाता था, यानी कि भारत से और चीन से ज्यादातर श्रमिकों को ले जाया जाता था। कह सकते हो गिरमिटिया मजदूरों को बनाकर ले जाया जाता था। कहाँ से? भारत और चीन से। नेक्स्ट, उनको किस तरीके से, यानी कि उनको ये नहीं बताया जाता था कि हम आपको दूसरे राष्ट्र ले जाएंगे, वहां से आपके से काम करवाएंगे, उनसे झूठ बोला जाता था।
कि तुम्हें हम इतना फायदा देंगे, तुमको जल्दी ही वापस घर पे लेके आ जाएंगे, ये झूठ बोलकर उनको वहां से ले जाया जाता था। और भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां से गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया जाता था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट ऐसे थे जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी और वहां के लोगों को श्रमिक के रूप में बाहर जाया जाता था। क्या काम करवाया जाता था उनसे वहां ले जाकर? जैसे सड़क व रेल निर्माण परियोजनाएं, सड़क बनाने का काम है या रेलवे लाइन बनाने का काम है, तो इसमें इन कह सकते गिरमिटिया मजदूरों से ये काम करवाए जाते थे। नेक्स्ट, इसे जो दूसरे राष्ट्र थे जैसे यूरोप में है, जो भारत को अगर यहाँ से श्रमिकों को ले जाएंगे और वहां से उनसे काम करवाएंगे, तो इस प्रथा को नाम दिया गया नई दास प्रथा। क्या नाम दिया गया? नई दास प्रथा। और 1921 में इस दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? 1921 में। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विदेशों में भारत उद्यमी। जिस तरीके से मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अफ्रीका में यूरोपीय लोग गए और वहां पर उन्होंने अपना व्यापार फैलाया और अफ्रीका के लोगों को मजबूर कर दिया कि उनके अंडर में काम करने के लिए, तो उसी तरीके से भारत से भी कोई ऐसे व्यक्ति हुए जो विदेश में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने व्यवसाय को या अपने व्यापार को फैलाया। तो कोई बड़ा किसान है, उस बड़ा किसान है जो विश्व बैंक से कह सकते हो या बड़े बैंकों से ऋण लेकर वो अपना व्यवसाय फैलाता है। तो देखिए, अफ्रीका में यूरोप के साथ भारत के व्यापारी भी वहां पर गए। दूसरा, हैदराबादी सिंधी। भारत में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले हैदराबादी सिंधी ने 1807 में कई एम्पोरियम खोले, जैसे बंदरगाहों पर बड़े बड़े जो कह सकते हो ऑफिशियल वर्क होते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, कारखाने होते हैं, जिसको अपन कहते हैं एम्पोरियम, जहाँ से सामान का आयात निर्यात होता है। तो सबसे पहले भारत के हैदराबादी सिंधी ने 1807 ईस्वी में कई एम्पोरियम खोले, यानी विदेशों में जाकर। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। यानी भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद का अर्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक बड़े राष्ट्र का या मजबूत राष्ट्र का छोटे राष्ट्र पर अधिकार करना। जैसे ही अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत पर क्या कर लिया? अपना अधिकार। तो भारत कैसा देश बन गया था? औपनिवेशिक, यानी भारत के व्यापार पर विदेशी कंपनियों का अधिकार। और वैश्विक व्यवस्था, यानी कि पूरे भारत का विश्व के साथ, अन्य राष्ट्रों के साथ किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था चल रही थी। तो देखिए, इसका बदलाव कब हुआ? 1800 में सूती कपड़े का। अब देखिए, सन 1800 की बात की जा रही है। जैसे कि अपन सब जानते हैं, भारत का जो कपास है, जो सूती वस्त्र है, सबसे प्रसिद्ध था। सूती कपड़े, एक तो कपड़े का निर्यात और एक कच्चे माल का निर्यात, तो कितना फर्क होता है। जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, तो उसने क्या किया था? भारत के जो कपास था, उसने देख लिया कि भारत में सबसे A1 क्वालिटी का कपास है, तो कपास से क्या बनाया जाएगा? सूती कपड़ा। तब उन्होंने उस कपड़े को ना लेकर डायरेक्ट क्या ले लिया? कपास ले लिया। क्यों? कि वो ब्रिटिश कंपनी है जो कपास लेकर खुद कपड़ा तैयार करेगी और डबल कीमत में भारत को बेचेगी। बस यही कंडीशन हो गई थी कि 1800 में 30% से घटकर 15% हो गया था क्या? भारत का सूती कपड़ा। 1821 से 1871 के बीच कपास का निर्यात बढ़ गया। अब देखिए, कच्चे माल का निर्यात तो बढ़ गया, लेकिन कच्चे माल से बनने वाली वस्तु का निर्यात कम हो गया। कपास का निर्यात बढ़ जाना, कपास को ब्रिटिश लोग ले गए और जो वो कपड़ा बनाकर भारत को बेचते थे वो डबल कीमत पर, यानी कि हमसे तो लिया उन्होंने 20 रुपए में और हमको वो दे रहे हैं 30 रुपए में। तो हमको कितने रुपए का घाटा हुआ? 10 रुपए का। तो हमको क्या कितने रुपए का घाटा हुआ? 10 रुपए का। तो बस यही रीजन था कि 1821 से लगाकर 1871 के बीच कपास का जो निर्यात है वो 5% से 35% हो गया, क्योंकि इसमें हमारे भारत का 10% का लॉस ही हो रहा था। नेक्स्ट, 1820 के दशक में चीन भारत से अफीम और भारत चीन से चाय का निर्यात करवाते थे। यानी कि अपन कह सकते हैं ना, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था व्यापार का आदान प्रदान। तो बस इसमें ये अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि भारत में अफीम का उत्पादन बहुत अधिक होता था, तो भारत चीन को अफीम देता था और बदले में क्या लेता था?
4, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो जैसे ब्रिटिश कंपनी है या दूसरा राष्ट्र है हमसे जैसे 20 रुपए में तो कच्चा माल ले रहा है और 30 रुपए में हमको वापस दे रहा है, तो 10 जो रुपए है उसका जो लॉस होता है उसको एक नाम दिया जाता है होम चार्जेस, यानी ब्रिटेन के व्यापार से अधिशेष, यानी जो बचता है ब्रिटेन से हमने कपड़ा खरीदा लेकिन जो 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं जिसको अपन कहेंगे होम चार्जेस, यानी हम अपने जेब से 10 रुपए भरेंगे। ये तो था भारत का औपनिवेशिक समय। अब आता है वैश्विक व्यवस्था कैसी थी। तो वैश्विक व्यवस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे महायुद्ध के बीच की अर्थव्यवस्था। जैसे सबसे पहले युद्ध होता है प्रथम विश्व युद्ध, जो होता है 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। अब इसमें हमारे देश की व्यवस्था कैसी रहती है। तो प्रथम विश्व युद्ध कहाँ पर हुआ था? यूरोप में 1914 से लेकर 1918 तक। अब देखिए कोई भी युद्ध होता है तो एक पार्टी तो कभी युद्ध कर नहीं सकती, तो उसके लिए हमेशा कितनी पार्टी की आवश्यकता होती है? 2, एक पक्ष की और एक विपक्ष की। तो 2 पार्टियां कौन कौन सी थी? एक तो थी मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। देखिए वापस एक बार रिपीट कर लीजिए। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और इसके सामने वाली पार्टी थी जिसको अपन कहेंगे केंद्र शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की। तो ये सारी इन दोनों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका था वो एक ऐसा देश था जिसने सभी राष्ट्रों को कर्जा दिया था, यानी कर्जदाता। जो अमेरिका था वो कर्जदाता के रूप में सामने आया, क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तो अमेरिका सभी राष्ट्रों को कर्ज देता था। अब इसके परिणाम क्या हुए देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या परिणाम हुए? अब सबसे पहला परिणाम तो देखिए, एक तो युद्ध से पहले और एक युद्ध के बाद। युद्ध से पहले क्या हुआ? मांग बढ़ी। जैसे युद्ध शुरू होने वाला है तो सबसे पहले कारतूस कह सकते हैं, जिसको बॉम्ब बनाने के लिए बारूद की आवश्यकता होती है। तो बारूद उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोजगार, मतलब लोगों, श्रमिकों को काम पे लगाना पड़ेगा। हमें उसको बनाने के लिए हमें पदार्थ चाहिए, पदार्थ को वापस उसका बारूद बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो क्या क्या बढ़ गई? मांग बढ़ गई, मांग के बाद उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन के बाद रोजगार बढ़ गया। ये तो था विश्व युद्ध से पहले। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद पूरी स्थिति उलट गई। कैसे? जैसे ही पहले मांग बढ़ी तो इसमें क्या हो गया? अब हमने क्या कर दिया? बारूद यानी बॉम्ब एक्स्ट्रा बना लिए। अब उन बॉम्ब का क्या करेंगे? तो मांग घट गई क्योंकि युद्ध खत्म हो गया, और उसके बाद उत्पादन भी घट गया क्योंकि अब जरूरत थी नहीं तो अपन क्यों बनाएंगे। और नेक्स्ट, जब उत्पादन थी अपन बनाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा? रोजगार घट जाएगा। और थर्ड नंबर, अब देखिए इसका एग्जाम्पल अपन, मैं जैसे मैं आपको बारूद बता रही हूँ तो वैसे उसी तरीके से अपन एग्जाम्पल लेते हैं गेहूं का। तो सबसे पहले अमेरिका और कनाडा में गेहूं का उत्पादन होता था, यानी यूरोपियन देशों में, लेकिन एशियन देशों में। उसके बाद अमेरिका भी, यूरोप भी अमेरिका और कनाडा के साथ यूरोपीय गेहूं का उत्पादन करने लग गया। देखिए इस परिणाम में एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं गेहूं का। गेहूं से पहले अमेरिका और कनाडा में इसका उत्पादन होता था, लेकिन बाद में यूरोप में भी इसका उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पर समाप्त। आप स्क्रीनशॉट लेकर ये नोट्स अपनी कॉपी में कर सकते हैं।